चलो भाई, तब आज हम लोग फिर क्या किया जाए, व्याकरण वाला जो आपका क्लास था, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे व्याकरण वाले पार्ट में। जब से हम लोग हिंदी भाषा शुरू किए हैं, यानी आपका हिंदी साहित्य और भाषा हम लोग जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग लगभग 5-6 टॉपिक पे डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा पे चर्चा किए थे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कुल कितने प्रकार का होता है, भाषा के कितने भेद होते हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो भाषा और विभाषा में अंतर क्या होता है और भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। इन सारे चीजों पे हम लोग चर्चा क्या किए थे, कर लिए थे। ठीक, इसके बाद हम लोग साहित्य पढ़ रहे थे और साहित्य में भी हम लोग हिंदी साहित्य का विकास, उसकी विशेषता, प्रमुख रचनाएं और लेखक, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जो लोग आज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे वीडियो है पिछला वाला, जिसका छूटा है वो वहां से के कवर कर लेगा। संधि की अगर बात करें तो अब तक हम लोग संधि का अर्थ, परिभाषा और संधि का प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका क्या, स्वर संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि। यानी कुल 5 संधियों की क्या होती है परिभाषा और क्या होता है उदाहरण। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और पढ़ लिए हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। हालांकि व्यंजन संधि से एक आखिरी प्रश्न कभी कदा परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो भी विच्छेद के रूप में पूछा जाता है कि इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, स्वर संधि हम लोग का अच्छे से डिस्कस हो गया है, तो आज हम लोग व्यंजन संधि को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो आप सबको पता है कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। यानी जैसे क क्या है, एक व्यंजन है, अ क्या है, एक स्वर है, क क्या है, एक व्यंजन है, अ क्या है, एक स्वर है। तो कह रहा है जब व्यंजन को या स्वर के साथ मिलाने पर, यानी जब हम किसी व्यंजन को किसी व्यंजन या स्वर से मिलाते हैं तो उसके मिलने के उपरांत जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन अर्थात आपका क्या होता है, बदलाव। यानी स्वर और व्यंजन का जब किसी अन्य स्वर और व्यंजन से मिलन हो और उस परिस्थिति में अगर कोई परिवर्तन हो तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन के बाद ही आए वो, व्यंजन के बाद ही आए वो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब जैसे व्यंजन संधि का यहां कुछ उदाहरण दिया है, जैसे यहां दिया है जगतनाथ यानी जगन्नाथ, अब दिया है सतजन यानी जन, उद्धार यानी उद्धार। तो ये तो ध में कैसे बदल रहा है, तो यहाँ पे जो है आधा ज और ज में कैसे बदल रहा है, यहाँ तो ग में कैसे बदल रहा है। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो पहले नियम को समझिए, ट्रिक विक के चक्कर में मत पड़िए। ठीक ना, क्योंकि ट्रिक विक बस बहुत कभी कदा लग बाई चांस प्रश्न फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल पढ़े रहेंगे, नियम पढ़े रहेंगे, तो नियम आप हर जगह अप्लाई कर सकेंगे और हमेशा आपको ये क्या करेगा, काम देगा। तो भाई चलिए सबसे पहले व्यंजन संधि के एक नियम को पढ़ते हैं। कई सारे नियम हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहले नियम को देखते हैं। कह क्या रहा है कि जब किसी वर्ग के वर्ण क, च, ट, त, प, किससे किससे भाई, क से, च से, इसके साथ, ट से, इसके साथ,
त से और इसके साथ प से, यानी जब वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, किसी वर्ण के तीसरे या चौथे से हो। जैसे वर्गों की बात करें तो कौन कौन सा वर्ग है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक, तो प के बाद आप जानते हैं क्या आता है? ख आता है, फिर क्या आता है? ग आता है, फिर क्या आता है? घ आता है। च की बात करें तो छ है, ज है और झ है। यही ट की बात करें तो ट, ठ, ड और ढ है। और त की बात करें तो त, थ, द और ध है। यही प की बात करें तो प, फ, ब और भ है। अब आप जानते हैं कि ये और ये क्या है? तीसरा और चौथा। क्या है भाई? तीसरा और चौथा। तो यहां कह रहा है कि अगर इनका मिलन, ये क्या है? पहला। ये क्या है? पहला। ये क्या है? पहला है। तो जब पहला तीसरे और चौथे से मिलता है, किससे मिलता है? जब पहला वर्ग तीसरे या चौथे वर्ग से मिलता है, या इसके अलावा या य र ल व ह, या इससे मिलता हो, या मिलता हो किससे? य से, र से, ल से, व से और ह से। यानी इसके तीसरे चौथे के अतिरिक्त अगर य र ल व ह से मिलता हो या किसी स्वर से हो जाए, तो देखिए इसका मिलन किसी स्वर से हो जाए तो क जो होता है वो ग में बदल जाता है। यानी क का परिवर्तन किसमें होता है? ग में परिवर्तन होता है। और च का परिवर्तन जो होता है वो किसमें होता है? ज में होता है। इसी तरीके से ट का परिवर्तन किसमें होता है? ट का परिवर्तन ड में, त का परिवर्तन द में और प का परिवर्तन व में, यानी अर्थात प फ ब में होता है। किसमें होता है? ब में होता है। समझ में आया? लिख लीजिए, क्योंकि इसकी भाषा आपके समझ में नहीं आएगी। आप लिख सकते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। व्यंजन संधि का पहला नियम लिखिए, यदि किसी व्यंजन का मेल, या ऐसे लिखिए, यदि किसी व्यंजन के पहले वर्ग का, यदि किसी व्यंजन के पहले वर्ग का मेल उसी वर्ग थे, यदि किसी व्यंजन के पहले वर्ग का मेल उसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ग से हो। पहले क्या है? किसी वर्ग का मेल उसी वर्ग के तीसरे या चौथे से हो, या य र ल व ह से हो, या य र ल व ह से हो, या य र ल व ह से हो, तो क का परिवर्तन ग में हो जाता है। क का परिवर्तन ग में हो जाता है, ग यानी तीसरे में। और इसी तरह हर वर्ग के पहले अक्षर का परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो जाता है। इसी तरह से हर वर्ग के पहले अक्षर का परिवर्तन, इसी तरह हर वर्ग के पहले अक्षर का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ग से हो जाता है। अब समझ में आ गई बात? अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि क ग में कैसे बदल रहा था, च जो है वो ज में कैसे परिवर्तित हो रहा था, त जो है वो आपका न में कैसे, तथा ध में कैसे परिवर्तित हो रहा था। अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने आपने जो परिभाषा अभी नोट किया है मेरी भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, अभी आपको जो हम परिभाषा नोट कराए हैं, परिभाषा पढ़कर इसे समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे यहां लिखा है अच धन आदि,
क्या लिखा है भाई? अच धन आदि। तो ये है आपका अ और ये है आपका क्या है? च। च में अ क्या है? साइलेंट है। ये च क्या है? साइलेंट है। च पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। अब आप जानते हैं च जो है वो वर्ग का क्या है? पहला है। च क्या है? वर्ग का पहला है। और इस च का मिलन हो रहा है किसी स्वर से। किससे हो रहा है? किसी स्वर से। जब ये किसी स्वर से मिलेगा तो इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाएगा, यानी किस में हो जाएगा? च छ ज। यही ना लिखे हैं आप? तो यहां पर बनकर क्या हो गया है? अच धन अंत। तो बन गया है क्या? अजंत। क्या बन गया है? अजंत। अब ज कैसे आया? क्लियर हो गया? ज क्यों आया? क्योंकि वर्ग का जो पहला अक्षर है वो किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिल रहा है। जब वह किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलेगा तो उस वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। क्लियर है? जैसे एक उदाहरण हम इसका लेते हैं, त का। अब एक उदाहरण त का लेते हैं और आपको समझाते हैं। यहां दिया है उद्घाटन। क्या दिया है? उद्घाटन। यहां पे दिया ना उद्घाटन, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद यहां पे दे दिया है। मान लीजिए यहां तो आपको संधि विच्छेद दे दिया है, हम आपको विच्छेद बता रहे हैं। उत्धन घाटन। क्या दिया है? उत्धन घाटन। तो ये भाई साहब उ है और ये क्या है? त है। और आगे क्या दे रहा है? घा ट न। यही ना है? यही ना है? अब त क्या है? पहला वर्ग है। त क्या है? पहला वर्ग है। और इस पहले वर्ग का मेल क्या हो रहा है? किसी दूसरे व्यंजन से हो रहा है। तो जब किसी दूसरे व्यंजन से होगा तो ये पहला वर्ग तीसरे वर्ग में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो त के बाद क्या होता है? थ। फिर क्या होता है? द। ये किस में बदलेगा? द में। तो यहां क्या हो गया है? उद्घाटन से बन गया है क्या? उद्घाटन। ठीक। उद्घाटन से क्या बन गया है? उद्घाटन। अब समझ में आया कि त की जगह द कैसे आया है? क्यों आया है? क्योंकि नियम कहता है, क्योंकि नियम कहता है कि अगर किसी वर्ग का, यानी अगर किसी व्यंजन का पहला वर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो वह वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यह पहला नियम है। क्या है? और इसी नियम से आप देखे हैं, देखिए हर चीज का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। देखिए अब हम बात करते हैं आपका। देखिए पहला तो समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम कह रहा है कि भाई अगर कोई वर्ग है और उस वर्ग का मिलन किसी स्वर या व्यंजन से हो रहा है तो वह वर्ग क्या होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है? आइए दूसरे नियम को अब देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी फिर ये पहला वर्ण दिया है, का मिलन न या म वर्ण से हो तो अंग इय जो र न म के साथ हो तो को अंग तथा च को ज और ट को न तथा त को न और प को म में बदल दिया जाता है। अब आपको वर्ग तो पता था, वर्ग तो पता था, लेकिन अब यहां क्या कह रहा है कि जैसे किसी वर्ग का पहला वर्ग हो, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे वो च हो, चाहे वो ट हो, चाहे वो त हो, चाहे वो प है, इन सभी वर्गों का मिलन अगर क्या हो जाए? न या म से हो। किससे हो जाए? या तो न से हो या तो किससे हो? म से हो। तो न और म चौथा अक्षर है। न और म क्या है? चौथा अक्षर है। चौथा अक्षर ना, त थ द ध न प फ ब भ म, कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है।
तो कह रहा है कि अगर इस वर्ग का मिलन भैया न या म से हो तो ऐसी परिस्थिति में न या म से हो तथा साथ ही किससे हो जाए, किसी से भी चौथा से हो जाए, कौनों का चौथा ले ला, हर वर्ग के चौथा ले ला। तो क के चौथा का है अंग, च के चौथा का है चौथा जज इए, तठ डढ़ अड़े, तठ दध न और पफ बभ म। यानी अब ऐसे समझा, किसी वर्ग का पहला अक्षर अगर अपने क्या हो, किसी वर्ग का पहला अक्षर अगर किसी वर्ग के चौथे अक्षर से मिलता है, किससे मिलता है, चौथे अक्षर से मिलता है, तो यहां पर क्या होगा, जो क है, जो क है वो क्या होगा, अंग में बदल जाएगा। क जो है वो किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। साथ ही जो च है वह किस में बदल जाएगा, ज में। च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। त जो है वो किस में बदल जाएगा, तो अड़ में बदल जाएगा। और त जो है वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। और प बदल जाएगा म में। यानी यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, सब बदल रहे हैं किसमें, अपने वर्ग के चौथा अक्षर में, केवल को छोड़ के, किसको, च को छोड़ के, च को छोड़ के, क्योंकि च का परिवर्तन किसमें हो रहा है, च छ ज में हो रहा है, बल्कि इए में नहीं हो रहा है। नहीं समझे, इधर देखो, हम आपको ये बता रहे कि जैसे किसी वर्ग का पहला अक्षर है, जैसे क ख ग घ, और कैसे च, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इस वर्ग का मिलन अगर किसी भी चौथे वर्ग से हो, या तो अंग से हो जाए, या तो इए से हो जाए, या तो अण से हो जाए, या तो न से हो जाए, या तो म से हो जाए, तो इनका परिवर्तन क्या होता है, च को छोड़ के, च वर्ग को छोड़ के सब अपने चौथे अक्षर में क्या होते हैं, परिवर्तित, मतलब अंतिम वाले अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी क ख ग घ अंग, यानी जो पांचवा अक्षर है उसमें क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जा रहे हैं, केवल किसको छोड़ के, च को छोड़कर, क्योंकि च का परिवर्तन हो रहा है किसमें, ज में। च का परिवर्तन किसमें हो रहा है, ज में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा जितने हैं सबका परिवर्तन क्या हो रहा है, अंतिम वाले में हो रहा है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे जैसे एक उदाहरण दिया है, वाक धन मैं, वाक धन मैं, तो यहां पे है भाई साहब वाक, और यहां पे क्या है, मैं। तो क ये पहला वर्ग है, क पहला वर्ग है, और म पांचवा वर्ग है। किसका पांचवा है, तो प वर्ग का, प फ ब भ म। तो अगर क का मिलन किसी वर्ग के पांचवें से हो रहा है, तो यह अपने पांचवें अक्षर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब समझ में आया ना। तो दूसरा नियम भी नोट कर लो, नोट करो फट से, जो लोग नए हैं नोट करो, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जितने लोग नए छात्र हैं नोट करेंगे, लिखे। दूसरा नियम, व्यंजन संधि का दूसरा नियम, व्यंजन संधि का दूसरा नियम लिखिएगा। अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर, अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर, अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर किसी वर्ग के पांचवें अक्षर से मिलता है, सॉरी, हाँ, किसी वर्ग के पांचवें अक्षर से मिलता है, तो च को छोड़कर, तो च को छोड़कर, च को छोड़कर सभी वर्गों का परिवर्तन उनके पांचवें अक्षर में हो जाता है। च को छोड़कर सभी वर्ग का परिवर्तन उनके पांचवें अक्षर में हो जाता है। अर्थात च का परिवर्तन किसमें होता है, तो ज में होता है।
च का परिवर्तन किसमें होता है? ज में होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर किसी वर्ग के अंतिम अक्षर से मिलता है तो उसका परिवर्तन उस वर्ग के अंतिम अक्षर से हो जाता है, बस च को छोड़कर, क्योंकि च का परिवर्तन ज में होता है। च का परिवर्तन ज में होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर नियम 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। यहां देखिए, ये है आपका उत और यहां क्या है? नति। तो यहां पे है भैया क्या? उत और यहां पे क्या है? नति। तो त थ द ध न, यानी त का मिलन अपने ही वर्ग के अंतिम से हो रहा है। इसका मतलब बनने वाला शब्द क्या होगा? त के जगह न होगा। तो यहां है त और यहां है न, तो क्या हो जाएगा? जब त को न में परिवर्तित करेंगे तो ये पूर्ण है, नहीं तो यहां आधा न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उन्नति। सही है? सही है। अब आपको समझ में आया कि नियम 2 कैसे काम करता है? समझ में आया? अभी एमसीक्यू हल करेंगे इस पे हम लोग, जब प्रैक्टिस सीट जारी होगा आपका। अभी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं चीजों को। डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे, हमारे पास मटेरियल उपलब्ध रहेगा। जब मटेरियल उपलब्ध रहेगा तो हम पढ़ के आराम से आएंगे और यहाँ पर 50-100 क्वेश्चन का प्रतिदिन करेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि हमारा प्रयास है कि अगर आप पेट और इसके साथ यूपी बीएड या इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी या यूपीपी में अगर आप सिपाही या एसआई का परीक्षा यानी कांस्टेबल या एसआई का परीक्षा देने जा रहे हैं या अग्निवीर का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि आप 70 से 80% लैंग्वेज के क्वेश्चन को हल करके आए। और अगर आप सुचारू रूप से ठीक से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक, चलिए अब हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है। तो तीसरा क्या कह रहा है कि जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र ल व से या किसी स्वर से हो तो क्या बन जाता है? द बन जाता है। और म के साथ क से म के किसी भी वर्ण के मिलने पर क्या हो जाता है? म की जगह पर मिलने वाला वर्ण अंतिम नासिक बन जाता है। यहां भी वही चीज है जो तीसरे वाले में क्या था। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि जब त, भाई त परिवर्तित किसमें हो रहा था? ज में हो रहा था। तो अब त अकेला रह गया, तो तीसरा नियम त के लिए है। तीसरा नियम किसके लिए है? त के लिए है। तीसरा नियम क्या रहा है कि जब त का मिलन किससे हो? ग से हो और घ से हो। कहने का मतलब हर वर्ग का कौन सा होगा? तीसरा चौथा। हर वर्ग का तीसरा और चौथा। हर वर्ग के तीसरे या चौथे से हो या किसी स्वर से हो तो क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। क्या बनेगा? द बन जाएगा। क्या बनेगा? द बन जाएगा। साथ में ही म के साथ क से म के किसी भी वर्ण तक हो, यानी अगर इसके साथ हो या फिर किसके साथ हो, भाई देखिए द बन जाता है। कब होगा? जब त का मिलन इन सब से होगा तब। या कहीं अगर म से मिल गया तो म से अगर मिला तो क से लेकर म तक, कहां से लेके? क से लेकर म तक किसी भी वर्ग से मिलने पर म की जगह पर मिलने वाला वर्ण अंतिम नासिक की हो जाएगा। अंतिम नासिक मतलब क ख ग घ अंग हो जाई, अय हो जाई, अण हो जाई। जैसे उदाहरण में यहां पे दिया है, देख लीजिए, दिया है यहां पे
समधन क्या, क्या दिया है? सॉरी, समधन क्या दिया है? क्या है? तो म का परिवर्तन किसी किससे हो रहा है? ख से हो रहा है। किससे हो रहा है? ख से हो रहा है। तो ये अंतिम नासिक में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये संख्या। अब आइए चौथे नियम को देखते हैं। केवल 4 ही नियम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है? कुल टोटल 12 नियम व्यंजन के हैं। कितने नियम हैं? 12। ये पीडीएफ हम ग्रुप पे भेज देंगे, ग्रुप पे है भी, ठीक है? व्याकरण के नाम से है, हम फिर से इसको रीसेंड कर देंगे। आपको मैं 4 बता दे रहा हूं, बाकी का आप पढ़ लीजिएगा, बट 4 से आपका काम हो जाएगा। ज्यादा अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें चौथा नियम, तो चौथा नियम हमसे कहता है तो से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, या ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल बन जाता है। म के साथ य र ल व स ष स ह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह अनुस्वार ही लगता है। जैसे यहां पे दिया है समधन रचना क्या है? संरचना। समधन लग्न क्या है? संलग्न। समधन वत क्या है? समवत। समधन स क्या है? संशय। ठीक। तो और विसर्ग को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि विसर्ग तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है कि भाई ऐसे शब्द जिसमें क्या लगा हो, अंत में क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो आपसे ऐसे पूछेगा, बताओ मनुकूल में कौन सी संधि है, तो आप जाएंगे स्वर वाले में, पट से भागेंगे स्वर में, क्योंकि आपको पता है आ ई ओ का मात्रा उसी में लगता है, और वहीं गड़बड़ा जाएंगे। वहीं पे क्या होगा? गलती हो जाएगा, क्योंकि मनोकूल का संधि विच्छेद होता है मनः धन अनुकूल, तो यह विसर्ग संधि है, न कि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से निरक्षर, निधन अक्षर, निष्पाप तो क्या है? निधन पाप। तो कहने का भी प्राय है अधोगति, अधोधन गति। कुछ शब्दावली हम आपको नोट करा देंगे, और मैक्सिमम उन्हीं शब्दावलियों से प्रश्न पूछा गया है, तो लगभग चांस है कि उतने से ही हमारा काम हो जाएगा। पर अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके या कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता भी सकते हैं, ठीक? तो हमारा संधि वाला जो पार्ट है वो आपका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। पढ़ा ऐप के नाम से टेलीग्राम है, आप उस पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। बाकी वीडियो आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, और क्लास में हम उपस्थित हैं। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू पर, तो इस पर और डिटेल में उस दौरान क्या करेंगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके व्याकरण का दूसरा टॉपिक था, स्वर व्यंजन के बाद संधि, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम नेक्स्ट टर्न पे, यानी जब हम सोमवार को आपसे मिलेंगे, तो हम समास पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? समास पे। तो स्वर व्यंजन संधि के बाद हमारा क्लियर होगा क्या? समास। ठीक। तो अगले टर्न पर हम लोग समास पे डिस्कस करेंगे। आप सारे वीडियो को देखते रहिए यूट्यूब पर, और अपनी तैयारी करते रहिए, एक नोट्स बनाते रहिए। आप पूरी हिंदी अगर आप पढ़ेंगे हमसे, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नोट्स बनेगा, तो 8 से 10 पेज का आपका नोट्स बनेगा। जो पहले बच्चे पढ़े हैं वो बनाए भी हैं। 10 से 12 पेज का नोट्स बनेगा, और अगर आप 10 से 12 पेज पर गहन अध्ययन कर लेते हैं, तो लगभग आप परीक्षा में 75 से 80% मार्क्स अचीव कर लेंगे लैंग्वेज वाले पार्ट में।
बाकी जीके जीएस रीजनिंग मैथ वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोग कवर धीरे धीरे कर ही रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए व्याकरण वाला जो पार्ट था यानी संधि जो लेसन था उसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। अगले टर्न पर समास टॉपिक के साथ फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।